उस्मान रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? जी सर। जी ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले CSS 2020 का रिजल्ट आया और बहुत ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट हो गया अमंग द एस्पायरेंट्स जो थे और कैंडिडेट्स जो थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रीड राइट इंस्टीट्यूट के जो हमारे हैं स्टूडेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स स्पेशली जो हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशंस आई और हमारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो हर साल बेहतर ही होता जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं सन 2018 से। उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था तो प्रॉपरली मैंने जो है ना जब सेटअप स्टार्ट किया तो 2018 में इब्राहिम की 3rd पोजीशन आई और उसके बाद बाकी उनके काफी सारे मेरे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ थे। 2019 की बात करें तो डॉक्टर इज़ा अरशद थी और शी स्टूड 4th, एवरीवन नोज हर, और उसके साथ और भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे। और फिर आया 2020 तो 2020 के अंदर तो वी हैव हैड द बेस्ट रिजल्ट्स, द रियल वंस। और आप लोगों ने देख लिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd पोजीशन और एंड तक जो है ना, अगर आप देखें तो हर 10 पोजीशन से 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, तो उसमें रीड राइट और सैयद तैमूर बुखारी के आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे और उनके वीडियोस और चीजें भी आती रहेंगी। तो आज की जो हमारी है जो निशिस्त है, सॉरी जो हमारी निशिस्त जो है वेबिनार की जो है, वो है कि आप लोगों को गाइड करना और आप लोगों से शेयर करना जो हाई अचीवर्स हैं रीड राइट के, और उनके साथ आपका जो उनका जो एक्सपीरियंस है आपके शेयर करें ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। और उसके बाद जो है ना आप पूछ सकते हैं कि हमारे से जो हमारा जो सेशंस है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, पहले मैं हम डिटेल में जाएं। एक बात याद रखिए, ये काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझसे ये इंस्टीट्यूट से पूछते हैं कि फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होगी। यार आप लोगों को पता है कि फिजिकल क्लासेस जो हैं वो ऑफ हैं ओविंग टू द कोरोना पैंडेमिक। अब कोरोना पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट आपको बाहर नहीं जाने दे रही, तो वो आपको जो है ना जब अलाउ करेगी तो हमारे ओपन हो जाएंगे। और उस वक्त तक जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपनी तैयारी जो है वो किसके थ्रू करेंगे, वो ऑनलाइन के थ्रू ही करेंगे। चलें जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर निदा इकबाल। डॉक्टर निदा इकबाल जो है वो ग्रेजुएट है किंग एडवर्ड की। और निदा इकबाल हैज स्टूड 8th इन पाकिस्तान एंड शी हैज बीन एलोकेटेड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उनके साथ हैं बाबर अली। बाबर अली इज अ ग्रेजुएट ऑफ नस्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल जो है उनका। और बाबर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बाबर की 19th पोजीशन आई है। एंड ही इज ऑल्सो जो है ना उनको बाबर की जो है ना उनको भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ना एलोकेट हुई है। तो चलते हैं उनकी तरफ। पहले तो उन दोनों का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है एंड हाउ दे आर फीलिंग। और फिर जो है ना कैंडिडेट्स की जो है ना उनके लिए मालूमात के लिए उनसे क्वेश्चंस करते हैं। जी बाबर एंड निदा, ओवर टू यू। पहले पहले अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराइए और बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Iqbal. As I told that I am a graduate of King Edward Medical University. एक मिनट, मुझे आपकी वीडियो नहीं आ रही। मुझे आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही। उस्मान देखिएगा, इनकी वीडियो नजर नहीं आ रही मुझे। उस्मान, आपको इनकी वीडियो नजर आ रही है? उस्मान, आपको वीडियो नजर आ रही है इनकी? जी जी सर, मुझे आ रही, मैंने स्पॉटलाइट ऑन कर दी है। जी चलें, ठीक है जी, कीजिए जी, प्लीज गो अहेड निदा। Yes. As I told that I am Dr. Nida Iqbal. I am a graduate of King Edward Medical University. After completing my medical school, the thought of acing CSS struck to me. And by the grace of Allah, in CSS 2020, I have scored 8th position all over Pakistan. And I have been allocated into Pakistan Administrative Services. Right now, obviously, all of us are very overwhelmed. We are very grateful to Allah, to our parents, to our teachers, to all our friends, to all our colleagues who have been with us, who have supported us all through this journey. And obviously, we now want that we should be guiding all the other aspirants ताकि उनको हमारे एक्सपीरियंस से फायदा हो और जो हमने गलतियां की और जो हमें फायदा हुआ उस तरह से आपको भी हम गाइड कर सकें। Ji, Assalamu alaikum. I am Babar Ali. As sir told, I am an electrical engineer from NUST College of EME. I have qualified CSS back in 2018. I could not get allocation. Then I qualified CSS in 2020. सर की तरह मैं भी बात को सन 2018 से ही शुरू करना चाहूँगा कि 2018 का साल था जब मैं पहली दफ़ा सर के पास आया और इंटरव्यू की तैयारी के लिए था और सर ने बड़ा यकीन किया हमारे ऊपर और हमारे ऊपर एफर्ट की सर ने। उस साल आई वाज द फर्स्ट अनएलोकेटेड
देन सर से फिर हमने दोबारा रिटर्न की तैयारी स्टार्ट की, दोबारा 2020 में अप्लाई किया, एंड देन आई स्टूड 19th. After my parents, besides my parents, if there is anyone else who deserves the gratitude of this success, that is Sir Syed Taimur Bukhari. He has been with me through every thick and thin in this whole process. And sir, as Dr. Saiba told, we are highly overwhelmed by this great success. It is the success of us. It is the success of our institute, and we are very much overwhelmed by that. Thank you so much. जी. अच्छा बाबर, जो ने तमाम कैंडिडेट्स के लिए, अच्छा अब होता क्या है कि आइए सीएसएस के स्टार्ट की तरफ जाते हैं और जो है ना हम देखते हैं कि सीएसएस का स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है। पहली बात तो तमाम आप लोगों को पता है कि सीएसएस के दो हिस्से हैं, एक है आपका रिटन और एक है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू की हम बाद में बात करते हैं, रिटन की बात करते हैं। और रिटन में आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं और तमाम कैंडिडेट्स को पता है कि रिटन के जो 12 सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा फेलियर रेट जो है वो एस्से का है और प्रेसी कॉम्पोजिशन का है। उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स मेरे पास आएंगे सीएसएस की तैयारी के लिए तो मुझसे ये पूछेंगे कि बताइए सब्जेक्ट्स कौन से करें, बजाय ये पूछने के कि एस्से कैसे लिखा जाए या कंपोजिशन कैसे लिखी जाए या कैसे पढ़ी जाए, वो मुझसे क्वेश्चन क्या होता है कि सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए कोई भी जर्नी है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर मैं रनर बनना चाहता हूं तो पहले मैं एक 100 मीटर की जो है ना दौड़ लगाऊंगा और उसके बाद मैं 1 माइल पे जाऊंगा। जो कैंडिडेट्स आते हैं जो कहना चाहते हैं कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बता दें, जिसके बारे में आज के निश्चित में बात भी होगी, तो उसमें याद रखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए, एस्से जो पहला पेपर है उसको कैसे लिखा जाता है। अच्छा आप मेरे से मुझे ढूंढ के आ गए, बाकी कैंडिडेट्स के पास चले गए, क्वालिफायर्स के पास चले गए, सबसे पहले आपका सोर्स जो होना चाहिए वो एफपीएससी का जो है उनकी वेबसाइट है, उस पे एफपीएससी ने तंग आके आप लोगों की थीसिस स्टेटमेंट से चीजों से तंग आके उन्होंने अपने 4 एग्जामिनर्स की रिपोर्ट लगाई है और उन्हीं की ही इंस्ट्रक्शंस लगाई है कि आप उन्हें लिखा है कि एस्से एक बेहतर एस्से कैसे लिखा जाता है। अच्छा अब आप मेरे पास आते हैं एस्से लिखने के लिए, मैं आपको कहता हूं कि एस्से को ऐसे लिखें, एस्से को ऐसे लिखें, XYZ तरीके से लिखें। किसी और के पास जाते हैं वो कहते हैं कि ABC तरीके से लिखें, तो दो डिसेंडिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू आ गए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? तो एफपीएससी की वेबसाइट पे जाइए। अगर मैं या कोई भी कैंडिडेट या जो क्वालिफायर्स जो हैं वो आपको उस पैटर्न पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि जो एफपीएससी के पैटर्न है, जो एफपीएससी ने रिकमेंड किया हुआ है, वो तो होगा सही, बाकी होंगे गलत। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है सक्सेस रेट सबसे हाईएस्ट रहा है और काफी आप देख भी रहे हैं 3-4 सालों से, और मेरे स्टूडेंट्स भी आपके सामने हैं सारे। तो उसका रीजन क्या है कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं, वी रीड राइट थिंग्स और उसकी बेसिस पे वी राइट थिंग्स। हमारा स्लोगन ही यही है कि रीड राइट टू राइट राइट। आपको मैं 10 किताबें पढ़ाना शुरू कर दूं ऐसे के लिए और आप एक पैराग्राफ ना लिख सकें तो मेरे लिए वो एस्पायरेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। मेरे लिए एस्पायरेंट वो बेहतर है कि जिसने एक सफा पढ़ा और उसने 2-3 लाइनें मुझे लिख के दिखा दी, उसने मुझे लिख के बताया कि सर ये देख लीजिए कि इसके अंदर क्या है। तो आइए अब चलते हैं निदा और बाबर की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनका एसे राइटिंग का जर्नी मेरे साथ कैसा रहा है और हमने किस तरह तैयारी की थी एसे राइटिंग की। ओवर टू यू निदा, और निदा के बाद आप फिर बाबर अली बताएंगे। जी ओवर निदा। सर जैसे आपने अभी कहा है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी बाकी सारी तैयारी एक तरफ होती है और एसे और इंग्लिश कॉम्पोजिशन की तैयारी बिल्कुल एक तरफ होती है। क्योंकि अगर आप फेलियर रेशो देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो इंग्लिश एसे का फेलियर रेट है और उसके बाद हम प्रेसी और उसके बाद कोई ऑप्शनल और सब्जेक्ट आता है। तो जब मैं आई सर के पास थोड़ा टाइम था, लेकिन सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। ये भी मेरा ख्याल है कि एक्सीलेंस है कि आप अपने जो फॉर्मेट है टीचिंग का उसको आप मोल्ड कर सकते हैं, कि आप ये देखें कि उस बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। एक पर्सनलाइज्ड क्रिटिक जो है वो मुझे मिली सर से, जिसके लिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जहाँ तक ऐसे की बात है, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने हमेशा से एम्फसाइज किया है दैट ऐसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर होल ऑफ द सीएसएस जर्नी। आपने इसको ड्यू टाइम देना है। बाज़ हम ये करते हैं, जो गलती मैं भी कर रही थी, कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैं कहती थी कि नहीं ये भी साथ में तैयार होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है। हमने उसको उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबसे पहले तो फॉर द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द ड्यू इम्पोर्टेंस दैट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट होल्ड्स इन द होल सीएसएस जर्नी। सेकेंड नंबर पे उसका जो तरीकेकार सर बता रहे हैं कि आपने दैट इज वेरी सिंपल। आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके देखें जो वो कहते हैं, एंड इट हैज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जो सर ने भी इंडोर्स किया। पहली ही मीटिंग में जो मेरी सर के साथ ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया।
अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अ डिबेटर, और उसमें भी हम एक बात बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे आती हैं, जो एक ही मेथड है जो मैं अभी बताने लगी हूँ, जो सर ने भी सिखाया, उस एक मेरे बैकग्राउंड से भी मुझे आया कि जब भी आपने ऐसे का अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद आर्गुमेंटेशन को डेवलप करना है, तो सबसे पहले तो ये कि यू हैव टू हिट द बुल्स आई, जैसे कि सर की टैगलाइन है, यू हैव टू हिट द बुल्स आई ऑल थ्रू 8, 9 और 20 पॉइंट्स जो भी आप लिखेंगे। सेकेंडली उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं उसकी आर्गुमेंटेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू डेवलप और एस्टैब्लिश दैट फैक्ट थ्रू लॉजिक, थ्रू योर आर्गुमेंटेशन। और उसके लिए एक सिंपल तरीका ये होता है कि अगर आपके पास एक कोई सा पॉइंट है, एक कोई सा भी लाइन या पॉइंट आप प्रूव करने वाले हैं, तो उसका सबसे पहले आप उसको 3 स्टेप्स में डील करते हैं। यू हैव टू गिव दैट आर्गुमेंटेशन, आपने उस चीज की लॉजिकली उस पॉइंट को प्रूव करना है कि अगर सेब का रंग लाल है तो वो क्यों है, पहले आप इस क्यों को आंसर करते हो। सेकंड नंबर पे उस एक पैराग्राफ की बात करिए जो आपने एक पॉइंट या एक आर्गुमेंट दिया। सेकंड पॉइंट पे फिर आप उसकी एग्जांपल्स देते हैं, आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करते हैं कि देखें जी इस तरह से हम देखते हैं ये चीज दुनिया में इस तरह होती है, तो वो सेकंड नंबर पे आप अपनी एग्जांपल्स को एस्टैब्लिश करते हैं। एट द वेरी थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लिंक बैक टू द मेन टॉपिक, यू हैव टू कनेक्ट बैक टू द मेन टॉपिक। ये जो मैं कह रहा हूँ या ये जो मैं लिख रही हूँ, हाउ इज इट रिलेटेड, हाउ इज इट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट और द टॉपिक दैट हैज बीन गिवन टू मी इन द essay. So this was very important. This was exactly the pattern that we discussed with Sir Sayyid Amar Bukhari Sahab, and that was how we progressed. And Alhamdulillah, it has paid off. The third most important thing that he has emphasized, and that I think for me that has been instrumental and very important, that was where I was lacking. That was practice. हम थोड़ा सा इस चीज को neglect करते हैं। हमने 3 घंटे का essay लिखना है, उसके अंदर अपने माइंड को कोहेरेंट रखना उस एक पॉइंट के गिर्द, और उसके ऊपर 25 से 30 पॉइंट लिखना डिफिकल्ट होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड दैट कैन ओनली बी टैकल्ड थ्रू प्रैक्टिस। आई रिमेंबर कि जिस दिन मेरा एसे था उससे एक दिन पहले भी मैं एकेडमी में थी और मैंने आउटलाइंस लिखी, सर को दिखाई, सर के बाकी स्टूडेंट्स भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव पास्ड एज वेल, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव पास्ड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो जो सर ने प्रैक्टिस हमें करवाई उस चीज़ पे एम्फसाइज कराया। तो मेरी जो एडवाइस है सारे एस्पिरेंट्स को वो यही है कि यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस, नंबर 2 द ड्यू प्रोसेस और ये जो मेथोडोलॉजी है, एंड एट नंबर 3 यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओवर टू यू सर। Sir, I think Dr. Saiba has already mentioned almost every aspect of how important essay as a subject is. I would like to continue from here. Essay is basically the linchpin of this whole process. Students forget that while solving the paper of current affairs, they have to write 4 essays. While solving the paper of IR, they have to write 4 essays. They fail to recognize this aspect that essay is not just a subject, it is a skill. They fail to recognize that. They do not gain that skill and they use essay as a subject and they start preparing about it without practicing it, without writing it, without reading right, and then they start writing right, and then they eventually end up in failure. The other reasons why essay is a disaster for many students is because of the fact that there is many misguided guidance in this whole process. सर मैं खुद भी, सर आपको भी पता है सर, मैं खुद भी पिछले 4 साल से इस प्रोसेस में हूँ, तैयारी में हूँ। कोई इदारा, कोई ऐसा नहीं है जहाँ 1 या 2 दिन में ना गया हूँ, लेकिन इतनी मिसगाइडेड गाइडेंस है, स्टूडेंट्स को खौफ बेचा जाता है ऐसे का, स्टूडेंट्स को फील कराया जाता है कि यू आर वल्नरेबल, और फिर उन्हें बताया जाता है कि वी आर योर सेवियर्स, और उस खौफ के उसमें वो ये भूल जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कितना टाइम, कितनी उम्मीदें, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है उस सारे प्रोसेस में, एंड एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट इज डिसअपॉइंटमेंट फॉर बोथ द एकेडमीज एंड द स्टूडेंट्स। सो ऐसे की जो इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स को, उस पर काम करना चाहिए। आई थिंक जिसने CSS शुरू करना है वो शुरू ही ऐसे से करे, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट जहां अनसर्टेनिटी लाया करती है, दिस इज द सब्जेक्ट। बाकी में अगर आपको एक सवाल नहीं आता होगा, 6 में से 4 कर लेंगे आप, 2 नहीं आता होगा, 6 में से 3 कर लेंगे, एटलीस्ट यू कैन क्रॉस 40 in compulsories and 33 in optionals. You have MCQs, you have other options in other subjects. Here you do not have any option. You have to write one essay of 100 marks and that's it. You got 39, you got 750 in your written, you stand nowhere. You are back to square one, back to zero. So students have to focus on essay. Essay से शुरू करनी चाहिए अपनी तैयारी, और essay को as a skill लेके चलना चाहिए, not as a subject. उसको सीखें। सर जिस तरह हमें मिसाल देते थे पढ़ाते वक्त कि you can never learn swimming by just reading about it. Swimming is a skill. आपको पूल में जंप करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा,
और जब हम ऐसे के अंदर जाते हैं, जब हमने ऐसे की इंपॉर्टेंस को ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया, जब हम ऐसे के अंदर जाते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे में जो ऐसे की आउटलाइन है और जो इंट्रोडक्शन है उसको इंपॉर्टेंस देने से वो फेल हो जाते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो आगे पैराग्राफ पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड दे इवेंचुअली एंड अप इन अ फेलियर। और आउटलाइन के अंदर भी अगर मैं जाऊं तो आउटलाइन का जो पहला सेंटेंस है, आउटलाइन की जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं, स्टूडेंट्स उस पे काम नहीं करते, दे गो इररेलेवेंट, दे वॉमिट द नॉलेज व्हिच दे हैव गेन्ड इन all the other 11 subjects, and then they eventually end up in failure. So students have to work on their outlines, they have to work on their introductions. When their outlines and introductions are up to the mark, then they should shift towards something else, and that is the body of the essay, and that is the other subject. Sir, I would like to quote a funny incident here. I got a call from my student yesterday. She said, sir, I am confused between funnel approach and reverse funnel approach. आपने कौन सी अपनाई थी? Since you have qualified essay in CSS 2018, in CSS 2020 and in PMS, आपने कौन सी अपनाई थी? I was shocked कि ये क्या चीज़ है जो मुझे अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि आप काइंडली मुझे बता दें कि ये होती क्या है, फिर मैं आपको बता सकूं कि मैंने कौन सी अपनाई थी। चीज़ों को सिंपल रखें, जो आपको मार्केट में वल्नरेबिलिटी बेच रहे हैं, जो खौफ बेच रहे हैं, उनको पहचानें और इसको ऐसे को एज ए सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट की बजाय एज ए स्किल लेके चलें, उस स्किल को गेन करें। यकीन करें आपके हर सब्जेक्ट में 10 से 12 नंबर का फर्क आएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ, जो सर के स्टूडेंट्स जो मोस्टली पीएस में हैं या पीएसपी में जो भी आए हैं, सबकी एक खूबी ये थी, उन्होंने ऐसे को एज ए स्किल लिया एंड दे आर एक्सेप्शनली गुड राइटर्स, दे हैव अ वेरी गुड एक्सप्रेशन ऑफ ऐसे एंड इंटरव्यू। So we'll come to the interview after the discussion of this subject. Over to you, sir. जी जी उस्मान, मेरी जो है ना आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी आ रही। ओके, अच्छा जी, अभी जैसे बाबर ने और निदा ने काफी डिटेल में बताया एस्से के बारे में। देखिए, एस्से जो है वो इंतहाई सिंपल चीज है। मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल जो आती है लोगों को समझाने में, वो सिर्फ इस चीज में आती है कि जो सीएसएस एस्से का प्रोसेस और सीएसएस का जो प्रोसेस है लिखने का और तैयारी करने का, वो इतना पेचीदा नहीं है, सिंपल है। मैं मुश्किल आसान की बात नहीं कर रहा, आई रिपीट, मैं मुश्किल आसान की बात नहीं कर रहा। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट कि सिंप्लिसिटी है। इतनी कॉम्प्लेक्स टर्म्स बताई हुई हैं। मैंने 3 दफा सीएसएस का एस्से क्वालिफाई किया हुआ है, 2 दफा सीएसएस क्वालिफाई किया हुआ है। मुझे समझ नहीं आई ये जो टर्म्स इन्होंने बताई, फनल अप्रोच, इन्वर्टेड फनल, एनेक्डोट, ये वो, इतनी सारी टर्म्स मुझे तो बाद में अभी पता चलती है स्टूडेंट से, और मैंने लर्न किया उनसे, पता तो थी, लेकिन वो एकेडमिक एस्से से रिलेट नहीं करती। जब एफपीएससी के एग्जामिनर ने कह दिया कि आप एस्से को मेरे तरीके के मुताबिक लिख दें, डायरेक्टली लिख दें, तो फिर उसके बावजूद ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ लोगों के पास जाते हैं, उनकी डी प्रोग्रामिंग, अनलर्निंग हो ही नहीं सकती। तो वो इतना जो आपका जर्नी लंबा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग नेचुरल राइटर्स भी होते हैं, नेचुरल टैलेंट भी होता है, लेकिन उनके टैलेंट को रॉन्ग डायरेक्शन जब मिली तो क्या हुआ कि वो बेचारे लेट हो गए सीएसएस करने के अंदर। जिस तरह बाबर के साथ इंटरव्यू के अंदर हुआ 2018 के अंदर, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए, आपने अच्छी तैयारी की, आप फेल हो गए, कोई मसला नहीं है, ऐसे में कोई ऊपर नीचे नंबर आ गए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे नंबर आए तो आपको पता चला मेरी तैयारी ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा पेपर दिए, 3 चांसेस एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप लोग जो है ना वो करते हैं। ऐसे के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर, डाटा डाटा डाटा, डिजिटल डाटा। यार, बाबर से पूछ लीजिए, निदा है, अभी और भी कैंडिडेट्स आएंगे, सारे के सारे जो है ना आएंगे, उनको मैं लेके आऊंगा जो जिन्होंने ऐसे तैयारी की। हमने कितना कुछ डाटा लिखा है, उसके कितने हमने फैक्ट्स फिगर्स लिखे, 23% ये हो गया, 3%, नन, ऑलमोस्ट नन, नेग्लिजिबल। और ये चीजें जरूरी नहीं है। आपका जो आर्गुमेंटेशन है वो आपका डाटा है, क्योंकि ये पेपर जो चेक करना है वो आपके एक लिटरेचर के बैकग्राउंड वाले एक एग्जामिनर ने चेक करना है। उसको वो चीजें पसंद है, उसको अच्छी राइटिंग पसंद है, अच्छी आर्गुमेंटेशन पसंद है, हिट द बुल्सआई, और हम आगे चलते हैं। चले जी, अभी ऐसे पे बात की हमने, अब आते हैं जी कंपोजिशन के बारे में। अब में से अक्सर लोगों ने अगर देखा है सीएसएस 2021 का पेपर या नहीं देखा, तो 2021 के पेपर के अंदर 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो शायद किसी को आता हो। उसमें से ऑब्सलीट इतने वर्ड्स थे कि शशि थरूर ने भी ट्वीट कर दिया कि ये जो टाइपो की मिस्टेक हुई हुई पेपर के अंदर, तो मे बी शायद आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद दिस वर्ड्स, ही इज वेल नोन नेम फॉर इंग्लिश जो है ना उसके हवाले से। अच्छा, उससे आगे देखा हमने जी, आगे चले।
तो हमें जो नीचे उर्दू थी वो काफी लोगों को नहीं आती थी, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जो ओए लेवल्स करके आए हैं, तो उनकी उर्दू जनरली आमतौर पे वीक होती है, नॉट ऑल, लेकिन जनरली आमतौर पे उनकी उर्दू वीक है, स्पेशली इमला जो है उनको, ये पढ़ना डिक्टेशन जो होती है उनकी, वो जो है ना मुश्किल होती है उनको। 20 नंबर 30 नंबर यहाँ पे चले गए, 30 मार्क्स। फिर पेयर ऑफ वर्ड्स पे गए, तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी थोड़े आउट ऑफ पैटर्न आए हुए थे, पैटर्न से नहीं थे, और वो भी उनको तो मैं 10 नंबर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने देखी एडीएम्स थे नहीं, तो सारी की सारी बात किस पे आ गई, प्रेसी राइटिंग पे आ गई, कॉम्प्रिहेंशन पे आ गई, और आपकी किस पे आ गई, बाकी जो करेक्शन वगैरह होती है। तो जिन लोगों ने तो प्रैक्टिस की हुई थी, जिन लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी, वो तो रह गए बेहतर, और जिन लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की वो नहीं की। अब में से दो किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक है जिनको शिकायत है, हर किसी से शिकायत है कि ये प्रेसी मुश्किल क्यों है, ये आसान क्यों है, ये ज्यादा काम क्यों है, ये ज्यादा कम काम क्यों है, ये कैसी चीजें हैं। मैं बाबर है और अभी निदा है, अभी इनसे बात करते हैं, तो इनसे पूछिए, अभी मैं इनसे बात भी करता हूं, इनसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन्होंने कितनी प्रेसिस प्रैक्टिस की थी। ऑलमोस्ट 50 इयर्स की सारी प्रेसिस प्रैक्टिस की। ये वो लोग हैं, और बाकी हाई अचीवर्स भी जो वो लोग हैं जिनकी एलोकेशन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारों की एलोकेशन हो गई है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मैंने रिटर्न में बर्डन डाला तो दे डिड नॉट कंप्लेन, मैंने इनके ऊपर इंटरव्यू में बर्डन डाला तो दे डिड नॉट कंप्लेन। ये कहते थे कि सब थक गए हैं, ये तो नेचुरल होता है, कभी किसी ने कह दिया थक गए, ये ओवरवेल्म हो गए, बट ये नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके किया। अभी ईद आ रही है, ईद के ऊपर आप एस्पायरेंट्स हैं, आपके लिए ईद के एक दिन रखिए, बाकी पढ़िए, छुट्टियां मिली है तो उनको पढ़िए, लिखिए। याद रखिएगा, मेरे मुताबिक सीएसएस के अंदर लिखना ज्यादा है और पढ़ना भी ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं, लिखना ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड व्हाट यू आर डूइंग इज दैट, वो 3 घंटे की प्रैक्टिस करते रहते हैं आप, 3 घंटे की प्रैक्टिस करते रहते हैं आप। तो उस 3 घंटे की प्रैक्टिस में सारा चीजें जो है ना आपको पता चलती है कि उस 3 घंटे के आपको सारी चीजें भूल जाती हैं, और जब आपकी रिटन प्रैक्टिस होती है वो आपको याद रहती है। तो अब आइए जरा चलते हैं बाबर और निदा की तरफ, और उनसे पूछते हैं कि उनका जो है ना प्रेसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्रेसी 2020 में जो थी वो उस लेवल की नहीं थी, 2021 वाली जो थी, लेकिन उसके बावजूद जो है हम जो है ना उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जी, ओवर टू यू। सर, जस्ट लाइक ऐसे प्रेसी के भी 2 पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि प्रेसी के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट स्किल का है, एक पार्ट प्रेसी एज अ सब्जेक्ट का है, जो चीजें आपने मेमोराइज करनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ भी वो डिविएट करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को लगा दिया जाता है एक ट्रक की बत्ती के पीछे कि ये 1000 लफ्ज याद कर लो, ये 3000 लफ्ज याद कर लो, आपको 20 में से 15-16 उधर से आ जाएंगे, 10-12 उधर से करके, और उनके ना 40+ बना दिए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स आखिर में 2021 की तरह सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। 50 नंबर जो कि टोटली रटे हैं, टोटल क्रैमिंग वाले नंबर्स हैं, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। आप अपनी इतने सालों की मेहनत, आप अपनी इतनी एनर्जी, इतने रिसोर्सेज उन पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते कि आप सिर्फ उन 50 पर रिलाई करें कि मैंने 1000 इडियम्स याद कर लिए तो मेरे 10 नंबर आ जाएंगे। आप नहीं कर सकते। आपको इवेंचुअली उन 50 पे आना पड़ता है, जो कि एक स्किल है, क्योंकि स्किल आपका एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। आपने प्रेसी की स्किल अर्न कर ली, यू आर गुड टू गो। जहां से पूछेगा दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप दूसरों से बेहतर होंगे। और आपने अगर कॉम्प्रिहेंशन की स्किल कर ली, आपने ट्रांसलेशन कर ली, वो 50 आपके कवर हो गए। इधर भी मैं ये नहीं कह रहा कि इसको टोटली निगलेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें। स्टूडेंट्स इसमें फेलियर की रेशो इस वजह से ज्यादा है। स्टूडेंट्स fail to prioritize things according to the demands of examiner. They prioritize their thing according to the demands of their institutes, जहां पे फिर वो अपने टाइम का भी वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज, सब कुछ वो वेस्ट करते हैं। तो यही बॉटम लाइन है मेरी इस पे प्रेसी के ऊपर कि चीजों को प्रायोरिटाइज करें। जो स्किल वाला पार्ट है, जो प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन, जो कि आप अर्न कर सकते हैं अपने मेंटोर की बेसिस पे, उस पे पहले काम करें। मेमोराइजेशन को साथ साथ लेके चलें, लेकिन डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद दैट, क्योंकि उसने इवेंचुअली एक अनसर्टेनिटी ही क्रिएट कर देनी है। आप यू आर नॉट श्योर कि मैंने पूरी डिक्शनरी याद कर ली, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि इवन शशि थरूर वाज शॉक्ड कि ये हुआ क्या है सीएसएस के पेपर्स में। ओवर टू यू डॉक्टर साहिबा। As far as Presi and proposition is concerned, I would like to give 2 basic messages. Number 1, which sir also emphasized कि आपको एक skill की तरफ तो आपने तवज्जो देनी ही है। FSC में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तलखीस। हमारी दफ़ा था, अभी भी आई एम श्योर होगा कि आपने जी उर्दू में तलखीस करनी है, इसी तरह इंग्लिश में आपने प्रेसी करनी होती है। यू हैव टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड ऑफ इट, कौन सी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने देनी है। जैसे फर्ज करें हम बाजुकात वी वॉच सम एपिसोड ऑफ अ ड्रामा, अ सीजन, या कोई हम खबर सुनते हैं बाहर टीवी में, 1 घंटे की नशरियात होती है। व्हेन वी गो टू समबडी है तो हम उसको चंद लाइंस में बयान कर देते हैं, दैट इज योर प्रेसी।
यू हैव टू ऐड दैट स्किल टू योर नॉलेज बेस। पहली बात तो ये है जो सर एम्फसाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। नंबर 2 ये है कि जब देखें आपके पास कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि पेपर किस तरह का आएगा। आप 2020 का पेपर उठा के देखें, 2021 का पेपर उठा के देखें, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। एक कोई सा भी पेपर आपको एक सेट फॉर्मूला नहीं देता, तो अब आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या, यू हैव टू गेट इंग्लिश टू योर बोन्स। आपके अंदर इंग्लिश की जो एक समझ है, जो इंटेलेक्ट, जिसको हम एक टर्म यूज होती है मुझे बहुत पसंद है कि यू हैव टू डेवलप इंटेलेक्ट विद अंडरस्टैंडिंग। तो यू हैव टू डेवलप द इंटेलेक्ट फॉर इंग्लिश विद अंडरस्टैंडिंग। उससे होता क्या है कि कुछ भी आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट करें आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए हैं। अब हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो है हु वर शॉर्ट ऑफ टाइम, जो तैयार नहीं कर सके, बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन नहीं कर सके, दे आर अदर जिन्होंने बहुत अच्छा मेमोराइज किया हुआ है। फॉर बोथ ऑफ देम अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको स्ट्राइक नहीं कर रही, कोई बहुत ही मुश्किल लफ्ज जैसे अभी 2021 में आए, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपको थोड़ी सी उस लफ्ज की अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश जुबान की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कोई गेस लगा सकते हैं एटलीस्ट, और क्वाइट चांसेस पॉसिबल हैं कि वो आपका गेस ठीक भी हो जाए। दूसरी तरह पे जब आपने देखिए मेहनत करनी है, मेमोराइजेशन से मना नहीं हम कर रहे, बिल्कुल आप करेंगे, आप तैयारी करेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स को याद करेंगे, वोकैबुलरी को इनहेंस करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन बॉटम लाइन जो उसका एक बेसिक विजन है या जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आपको इंग्लिश जुबान की समझ होनी चाहिए, आपके टेंसेस ठीक होने चाहिए, उसके बाद आप मेमोराइजेशन करेंगे, और उसके बाद कोई तीसरी चीज स्किल के बाद, स्किल और मेमोराइजेशन के बाद आप कोई तीसरी या चौथी चीज को डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि प्रेसी का पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है, यू हैव टू हैव नर्व्स ऑफ स्टील टू टैकल इट, तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है, मेरा ये ख्याल है। ओवर टू यू सर। जी जी। अच्छा, प्रेसी के ऊपर मैंने ये देखा, उस्मान वीडियो पिन कर दीजिएगा जी। प्रेसी के अंदर मैंने ये देखा कि मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है जी। अच्छा, प्रेसी के अंदर मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है हमें, जो ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम आता है कि उनको ग्रामर की डिटेल्स पढ़ाना शुरू कर दें कि एज इफ यू आर डूइंग पीएचडी ऑन ग्रामर, कि आप ये करें, इसके अंदर चले जाएं, इतने जो है ना उसके, ये बेसिक ग्रामर पढ़िए जो है ना, आप देखिए टेंसेस का सिंटैक्स देखिए, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए अपना, और पंक्चुएशन इतनी जरूरी है उतनी पढ़िए, डिटेल के ऊपर जाके फिर पंक्चुएशन पे पीएचडी कर लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके मुताबिक उसने तैयारी कीजिए। 1195 नंबर जो है 1195, और भी तैयारी करनी है हमने। 5 नंबर की करेक्शन है, 5 नंबर की पंक्चुएशन है, उस पे क्या कर रहे हैं जी, महीनों सर्व कर दिए। तो ये जो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम है, जैसे मैं और अभी बाबर ने भी बात की, कि बात ये है कि व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन द फियर्स ऑफ एनीवन दिस थिंग हैपेंस। आपको मिसगाइड हुए, गलत चीजें पढ़ना शुरू कर दी और गलत ट्रैक पे चले गए, तो आपका सीएसएस का जर्नी जो है ना वो बहुत लंबा हो गया। और अगेन मैं ज्यादातर एम्फेसिस करता हूं किस चीज के ऊपर जी, मैं राइटिंग के ऊपर बहुत एम्फेसिस करता हूं, जो हमारा फोर्टे भी है, मेरा भी और हमारे टीम का भी सारों का, कि वी एम्फेसाइज ऑन राइटिंग। अच्छा जी, अब आते हैं जी हमारे पास $1 मिलियन क्वेश्चन, सब्जेक्ट्स कौन से रखें, सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। अभी आज के जो वेबिनार के अंदर जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर निदा और बाबर, इनके 2 अलग-अलग मेजर सब्जेक्ट्स थे, जिनमें से एक है जी पॉलिटिकल साइंस। डॉक्टर निदा वेंट विद पॉलिटिकल साइंस और बाबर वेंट विद इंटरनेशनल रिलेशंस। दोनों जो है ना इनकी बहुत अच्छी पोजीशंस आई हैं, दे हैव स्कोर्ड their desired group and their almost their desired positions। तो इनके पास चलते हैं कि इनको क्या, इनको जो है ना गाइडेंस मिली थी कि किस तरह इन्होंने पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज किया, उसके प्लस पॉइंट्स क्या थे, और बाबर ने जो है ना वो आईआर क्यों चूज किया, उसके प्लस पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स क्या है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर साल स्कोरिंग ट्रेंड्स कैसे मैटर करते हैं और किस तरह जो है ना पोजीशंस जो है ना वो आगे पीछे हो रही होती हैं। तो अभी चलते हैं डॉक्टर निदा के पास, वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएंगी, और बाबर के पास, बाबर बताएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जी। सर जहाँ तक मेजर जो हमने एक मेजर सब्जेक्ट मोस्टली एक ही रखते हैं हम सारे, तो उसमें 2 चीजें मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। स्कोरिंग ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि व्हाट इज योर बेंट ऑफ पर्सनालिटी, आप किस चीज के साथ जा सकते हैं। जब मैं सर के पास आई और सर ने मुझसे पूछा, तो आई टोल्ड हिम कि मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में सोच रही हूँ, और मैं इसलिए उस वक्त पॉलिटिकल साइंस, और सर ने बहुत ज्यादा इस चीज को एंडोर्स किया। उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को, जो मोस्टली जो उनके साथ डॉक्टर्स जो थे उनके साथ जिनको इन्होंने तैयारी करवाई है, ही एडवाइज्ड देम टू ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हमारी पर्सनालिटीज का बेंट उस चीज को ज्यादा फेवर कर रहा था।
हमें एक बहुत ही डिटेल्ड बैकग्राउंड नॉलेज मिलती है पॉलिटिकल साइंस से। उसका जो सब्जेक्ट का मैटर है वो हमें ज़्यादा इनकम्पस करता है बाकी सब्जेक्ट्स में। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम साइंस का बैकग्राउंड है तो अच्छी डेवलप करता है, बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं। और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली फिर उसी तरह से आपकी स्कोरिंग भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैं आयर के साथ एक्सपेरिमेंट करने की गलती कर चुकी थी एंड इट डिड नॉट सूट मी एट ऑल। अब ये नहीं हम कह सकते कि आयर रखने वालों की पोजीशंस नहीं आती, क्योंकि हमारे साथ एग्जांपल्स हैं, इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक सेट फॉर्मूला हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो लोग एडवाइस कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपको अच्छा मशवरा दें, आपको एक सिंसियर मशवरा दें और फिर उस हिसाब से तैयारी करवाई जाए। अब पॉलिटिकल साइंस जो है वो उस सर ने एज सच मुझे पढ़ाई नहीं, लेकिन जो 3-4 पॉइंट सर ने उसके बारे में बताया, जो जनरल में सर से डिस्कस करती कि सर अब मैं ये कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे पास शॉर्ट टाइम था कि सर अब मैं ये कर रही हूँ तो आप मुझे बताएं जनरली, सर जनरली पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मुझे थोड़ा सा बता दें, सर एक पेपर देखते हैं। तो जो जनरल आउटलाइन थी उसका ही इतना फायदा था कि अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं, कि आपको एक अच्छा मशवरा मिले, आप अपने आप को समझें, अपनी पर्सनैलिटी को समझें, आप ये देखें कि वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी जो बेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे सीमेंट कर रहे हैं। और एक सब्जेक्ट का दूसरे के साथ रिलेट करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी वो जरूरी नहीं है। कर जाए तो अच्छी बात है, ना करे तो भी कोई बात नहीं। मेरे सब्जेक्ट्स बहुत फर्क थे एक दूसरे को, बिल्कुल भी नहीं करते ओवरलैप। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, और फिर उसके बाद हमने ऑब्वियसली थोड़ा सा स्कोरिंग ट्रेंड देखना होता है जिसके ऊपर सर भी रोशनी डालेंगे। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। अच्छा सर, सब्जेक्ट्स आईआर के ऊपर जाने से पहले मैं ये उस पे सब्जेक्ट सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस पे बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ इन 2018 कि किस तरह ड्रास्टिक था मेरे लिए 2018 का रिजल्ट। जब रिटर्न का रिजल्ट आया आई वाज इन 175th पोजीशन और एक नंबर के ऊपर उस वक्त 15 कैंडिडेट्स पड़े हुए थे। आई हैड 805 मार्क्स इन 2018 रिटर्न और इंटरव्यू मिला के, 670 इन द रिटर्न, 135 इन द इंटरव्यू। और जब रिजल्ट आया, दोस्तों का रिजल्ट देखा, तो मैंने मेरे एक दोस्त के नंबर 806 थे और उसकी 160 पोजीशन थी। 15 पोजीशंस का डिफरेंस है एक नंबर के ऊपर। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन इज। और उस साल स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट जिसको मुझे लगता था कि मेरी ग्रिप है, उसमें मेरे 38 मार्क्स आ गए। आप कुछ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली यहाँ स्टूडेंट्स को उसकी पर्सनैलिटी की बजाय अपने पास अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी के हिसाब से एक ही सबको बैंड वैगनिंग की जाती है, सबको एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि ये रख लो, ये उसको सपोर्ट करेगा, ये उसको सपोर्ट करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका सीएसएस हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपने बाकियों को compete करना है। अगर आप सबकी तरह, वो कहते हैं ना कि ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो, अगर आप फ्लो के साथ जाएंगे यू आर डेड। एफपीएससी भी ये चीज देख रही है। एफपीएससी एंड एकेडमीज गो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एकेडमीज आपको जो सब्जेक्ट्स रखाएंगी अल्टीमेटली उनका ग्राफ ऊपर जाएगा, कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, अगली दफा एफपीएससी दूसरे सब्जेक्ट्स को प्रमोट कर देती है और फिर सारे उसकी तरफ भाग जाते हैं और ये चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी, कि आपकी ओरिएंटेशन किस तरफ है। अगर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग है, इफ यू कैन एनालाइज अ सिचुएशन, इफ यू कैन एनालाइज अ न्यूज बेसिकली, तो गो फॉर आईआर, अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन इफ यू कैन नॉट, इफ यू आर डिजाइन टू रिप्रोड्यूस नॉलेज, जिस तरह मेडिकल स्टूडेंट्स के सर ने जिक्र किया, इफ यू आर डिजाइन टू रिप्रोड्यूस नॉलेज, जो आपको पढ़ाया गया है वही आपने बताना है, तो गो फॉर दो सब्जेक्ट्स व्हिच आर स्टैटिक। बेसिकली दो किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। और स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनैलिटी को इस सब्जेक्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। अगर उसने उसे श्योर एंड शॉर्ट वे ऑफ सक्सेस चाहिए, उसे अलाइन करना पड़ेगा इस चीज के साथ। अगर उसकी पर्सनैलिटी स्टैटिक है, इफ ही इज designed to, if is biologically wired to reproduce knowledge, तो go for the static subjects जो कि अपडेट नहीं हो रहे। आप पॉलिटिकल साइंस उठाएं जिसमें आप नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना है। एक आधा क्वेश्चन शायद आता है करंट अफेयर से, वो भी पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप पॉइंट्स अच्छे बना सकते हैं, यू कैन एनालाइज न्यूज, अगर आपको कोई बात बताई जाए आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हर किस्म का एंगल दे सकते हैं, देन गो फॉर द आईआर। और वो आईआर फिर आपको उसका फायदा इन द लॉन्गर रन होगा। तो स्कोरिंग ट्रेंड्स वो नहीं सेट करते एफपीएससी, स्कोरिंग ट्रेंड्स स्टूडेंट्स, स्कोरिंग ट्रेंड्स ये इंस्टीट्यूट्स सेट करते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं जाते अनफॉर्चुनेटली। ओवर टू यू सर। जी अच्छा जी, अब यहाँ से एक और बात है जी
काफी कैंडिडेट्स पूछते हैं मैंने अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है तो मैं रखूं या ना रखूं, क्योंकि एकेडमीज में तो नहीं पढ़ाया जा रहा, तो क्यों ना रखें अकाउंटिंग। मैं देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी इंस्टीट्यूट में, मेरे इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट आप नहीं रखें। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और उसको इकोनॉमिक्स आती भी है, वो कंफर्टेबल भी है, तो गो फॉर इट। केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो आई हाईली रिकमेंड दो सब्जेक्ट्स। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने जो है ना, मैंने क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जा रहा है, या मैं पढ़ाता हूँ या मैं ये पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप ये रख लें, तो नो, इट इज नॉट लाइक। खुद जाइए, स्कोरिंग ट्रेंड्स देखिए कि कैसे स्कोरिंग ट्रेंड्स हैं, कैसे चल रहा है, आप कंफर्टेबल किसके साथ हैं, उसके स्कोरिंग ट्रेंड्स देखिए, फिर अपने एप्टीट्यूड देखिए, उसके मुताबिक सब्जेक्ट सिलेक्शन कीजिए। और मेजर सिलेक्शन जो है वो आईआर, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जो है ना मेजर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट 200 का आपने गलत चूज कर लिया, तो आपकी एलोकेशन तो दूर की बात, शायद आप पास भी ना हो सके, एग्रीगेट भी ना बन सके। मेरे जो कैंडिडेट्स थे, वो मेजॉरिटी जो थी पिछले साल 2019 में, जब ये 2020 में जब बॉटलनेक लगी एसए के ऊपर, मेजॉरिटी का एसए पास था, लेकिन वो रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे पास अंग्रेजी शायद पढ़ी थी, मैं और गाइडेंस नहीं ली थी, तो क्या हुआ, रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से उनकी जो एग्रीगेट था वो नहीं बना। अच्छा, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं जी कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि कितनी घंटे पढ़ा जाए, कितना देर लगती है। देखिए, तैयारी जो होती है वो आपकी पहली अटेम्प्ट में होती है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट चेंज किया तो वो, अगर मैं डॉक्टर निदा का आपको बताऊं कि उन्होंने कितनी देर में तैयारी की, तो वो उसका ड्यूरेशन पे नहीं जाते, क्योंकि डॉक्टर निदा की तरफ जब मैंने बताया कि शी हैज प्रिपेयर्ड इन 4 मंथ्स, तो बहुत ही जो है लोगों को लगा कि शायद ये एक अजीब सी बात है। डॉक्टर निदा का टाइम शायद उनसे भी कम था। चलें, उनकी के अटेम्प्ट्स के बारे में, उनकी जर्नी थोड़ा सा लंबा है, उन्होंने बाद में उन्होंने डिसीजन लिया। बाबर के बारे में बात करें, बाबर की जो तैयारी थी वो पहले ही थी, उसके बाद हमने इसको रिफाइन किया, चीजों को प्लग इन जो थे, लूपहोल्स को प्लग इन किया। और डेली कितना पढ़े, एक तो ड्यूरेशन टोटल हो गया, डेली कितना पढ़े यार। तैमूर जो है वो एक क्वेश्चन को 8 घंटे में करता है, बाबर जो है वो 4 घंटे में करते हैं, डॉक्टर निदा जो है वो 3 घंटे में करती है। तो हर बंदा अपने मुताबिक पढ़ेगा। मैं ये बिलीव करता हूं कि बजाय घंटों का टारगेट सेट करने के, टारगेट सेट कीजिए कि कितनी देर आपने पढ़ना है, और वो हम आपको देंगे। और यहां पे कैसे देंगे, देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जब मैं था, तो होता क्या था कि सीनियर कैडेट्स जो होते थे वो ट्रेंड होते थे, हमसे बेहतर ट्रेंड होते थे, वो हमें आके ट्रेनिंग देते थे। उनके ऊपर जो है ना एक कमांडर्स होते थे जो हमारी उनको ट्रेनिंग को सुपरवाइज किया करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे किया कि हमारी टीम अब क्या करती है, वो आपको, जैसे डॉक्टर निदा है, बाबर है, बाकी भी जो ये ऑलरेडी जो है ना हमारी काउंसलिंग सेशन में थे, और ये ऑलरेडी ही काम कर रहे, पढ़ा रहे थे मेरे साथ, मेरी टीम में है, ऑलरेडी काम कर रहे थे, काउंसलिंग भी कर रहे थे बच्चों की। और जो है ना हमने जो है ना, वो बताता हूँ कि हमारा जो सेशन कैसे चलता है, उसमें काउंसलर की क्या अहमियत है और किस तरह हमने किया हुआ है इसको। राइटिंग प्रैक्टिस के हवाले से भी उनके साथ अवेलेबल होते 24/7 इनके साथ जो है। तो यहाँ पे भी यही तरीका कार हमने अपनाया कि हर इंसान जो है उसको इंडिविजुअली गाइड किया जाए, ताकि वो उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर सके। और अभी चलते हैं जी डॉक्टर निदा के पास और बाबर के पास, उनसे पूछते हैं वो कितने घंटे पढ़ते रहे और कितना ड्यूरेशन लगा उनको तैयारी करने में, और कितने घंटे किसी को पढ़ना चाहिए। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, डिसेंटिंग भी हो सकता है, एग्रीइंग भी हो सकता है। तो ओवर टू यू डॉक्टर निदा एंड बाबर। सर, यहाँ से ना जब ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रेज करते हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस के मैं सब्जेक्ट क्या रख लूँ, मैं कितने घंटे पढ़ लूँ तो हो जाएगा, मैं कितनी चीज़ें कर लूँ तो हो जाएगा, मुझे अपने नोट्स दे दें, मुझे अपनी बुक्स दे दें, मैं कर लूँगा। यहाँ से डिपेंडेंसी उनकी रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ से उनके माइंड्स में जो उनके जो फर्टाइल माइंड्स हैं, उनमें जो चीज़ें इंजेक्ट की जाती है ना कि ये पढ़ लो ये हो जाएगा, वो पढ़ लो वो हो जाएगा, ये डिपेंडेंसी, ये इधर वजीफे वाला हिसाब नहीं होता कि आपने इतना कर लिया तो ये मिल जाएगा, वो नहीं होता। आप डिपेंडेंट रहोगे, आप कहोगे कि मुझे बता दो कि मैं इतने घंटे पढ़ लूं मैं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। डॉक्टर साहिबा की जो लर्निंग पेस है, जो कैपेसिटी है, वो डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी, सर की डिफरेंट होगी, इसी तरह आपकी भी डिफरेंट है। डू नॉट लेट एनीवन एल्स मेक योर डिसीजंस। आपके शूज में कोई नहीं खड़ा हो सकता। आपको पता है कि आपके शूज कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, आपने उसमें खड़ा होकर अपना फैसला खुद करना है। जिस तरह सर ने कहा कि टाइम की बजाय आप गोल्स इस तरह सेट करें कि मैंने क्या पढ़ना है। आप एक टॉपिक तैयार करें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स तैयार करें, आपने एक टॉपिक तैयार किया, लेट्स अज्यूम शिमला कॉन्फ्रेंस आपने तैयार कर ली, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी वो तैयार होनी चाहिए। आपको 4 घंटे बैठना पड़ा, आपको 8 घंटे बैठना पड़ा, वो मैटर नहीं करता, आपने उसको तैयार करना है। इवन इफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप और एनीथिंग एल्स, आपने वो तैयार करनी है। घंटे हमारे तो कुछ दिन ऐसे भी थे जब इंसान पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ सकता, कभी कोई काम बढ़ जाता है, कभी मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, बंदा कहता है नहीं आज पढ़ने का दिल कर रहा, कभी मोटिवेशन लेवल क्या होता है, कभी क्या होता है।
और ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बंदा 18 घंटे भी पढ़ लेता है, 16 घंटे भी पढ़ लेता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती। फिर होता क्या है, जब आप गोल्स हाई सेट करते हैं और आप उन गोल्स को मीट नहीं कर पाते तो डिसअपॉइंटमेंट आती है। डिसअपॉइंटमेंट इवेंचुअली लीड्स टू डिमोटिवेशन और वो फिर स्टूडेंट को इस रेस से बाहर खड़ा कर देती है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। इसमें एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट को इंडोर्स करना चाहूंगी दैट देयर इज नो सेट फॉर्मूला, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. The bottom line is that you are important. You have to recognize yourself, and your recognition of yourself is what is going to help you all through. बेशक वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो. अब अगर सबसे पहले मैं आपको एक पर्सनली अपनी बता दूंगी और उसके बाद मैं आपको एक जनरलाइज जो मैं आपको मशवरा देना चाहूंगी उसकी तरफ आएंगे. जैसे बताया कि यू कैन नॉट हैव अ सेट पैटर्न. जब आप शुरू करते हो जर्नी अपनी CSS की तो आपको कुछ लोग होते हैं जो विच कैन इजीली ऑन एंड ऑफ, वो फौरन से बैठ जाएंगे पढ़ने. कुछ होते हैं जिनको अपना टेम्पो बनाना पड़ता है. देयर इज इक्वली ओके एंड इट इज इक्वली फाइन फॉर बोथ ऑफ देम. लेकिन आपको देखना है कि आपका टेम्पो क्या है. शुरू में आप हो सकते हैं थोड़ा कम पढ़ते हो, 5 घंटे 6 घंटे, और उसके बाद आपकी कैपेसिटी बढ़ते बढ़ते 8-9 जाएगी. बीच में कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकेंगे. आपके गोल्स इंपॉर्टेंट हैं. आपका ये अपने ऊपर ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए एक चीज आपने समझ लेनी है कि एनालिटिकल स्किल्स CSS में बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके सब्जेक्ट्स में हो, लिखने के लिए हो, या आपके खुद के ऊपर जो आपने अप्लाई करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एनालिटिकल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. आपने एनालाइज करना है कि ये चीज मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है. फिर आप थोड़े दिन बाद अगर आपका स्केड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आप देखते हो कि अच्छा अब मुझे इस चीज को कोप अप करने के लिए टाइम थोड़ा है, काम ज्यादा है, मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, प्रायोरिटाइज किसको करूंगा. जैसे फर्ज करें जी हम इंग्लिश ले लेते हैं, या जैसे हम पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं. पॉलिटिकल साइंस के हमें पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं. देयर इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. उसमें पार्ट 1 में ज्यादा फिलोसफर्स हैं, कुछ थेरीज हैं. पार्ट 2 इज मोर एनालिटिकल. उसमें आपकी करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अब जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास टाइम थोड़ा था, तो मैंने ये देखा कि मेरी करंट अफेयर्स की नॉलेज थोड़ी सी बेहतर थी. मुझे लगता था कि मैं चीजों को एनालाइज वगैरह कर सकती हूँ, तो मेरा ज्यादा फोकस पार्ट 1 के ऊपर था. मैंने रिलेटिवली पार्ट 2 को बहुत थोड़ा टाइम दिया. आई वाज वेरी स्केयर्ड व्हेन आई वेंट टू गिव द पेपर. पार्ट 2 के पेपर से पहले आई वाज डैम स्केयर्ड एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट वुड हैपन, बट इट इवेंचुअली वर्कड आउट, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेल रही थी. मैंने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये ऑलरेडी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो अब उसके साथ में जो मेरे थोड़े से वीक एरिया हैं, फिलोसफर्स पहले नहीं पढ़े हुए, तो उसको हम फोकस कर लेते हैं. तो टाइम ड्यूरेशन पे ना जाएं. जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस पे जाएं कि आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए चूज करें, और आप जितनी मेहनत कर सकते हैं वो मैक्सिमम कर रहे हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को देखें कि हम 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े. जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें. थैंक यू जी सर. आप जी. अच्छा, अब यहाँ पे जी उस्मान पिन कीजिएगा. जी, यहाँ पे अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि तैयारी अब क्या करें. अभी तो कोरोना आया हुआ है, चीजें आई हुई, फिर उसके बाद इंटरव्यू पे आते हैं. देखिए जो सेशन है वो तो ईद के फौरन बाद स्टार्ट हो रहा है. आप अगर ये सोचते रहेंगे कि मुझे इतनी क्वेरीज आई हैं कि फिजिकल कब स्टार्ट हो रहा है, यार मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपको पता है कि वी गो बाय द बुक, वी डू नॉट गो कि हम अलग नहीं जाएंगे. जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा हमारे लिए खतरा कम होगा तो हम ऑन कैंपस ओपन कर देंगे, अदरवाइज वी विल नॉट ओपन. हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है हमारे पास कि हम ऑनलाइन तैयारी करेंगे. अब ऑनलाइन तैयारी के अंदर आपके, मुझे पता है कि आपकी कोई क्वेश्चंस हैं जो है ना, आपके इश्यूज होंगे जिनको एड्रेस करना लाजमी है. यू डिजर्व आंसर्स, तो मैं उनके आंसर अभी दे देता हूं. हमने किया क्या हुआ कि फर्स्ट कीजिए आप सेशन में आए, आपको क्या किया गया, लेक्चर दिया गया, उसके बाद आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कराएगी. आपको गूगल क्लासरूम पे आपको बताया गया ये लिख के दे दें, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है उसके राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ ही होती है. व्हाट वी बिलीव इज दैट विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस कोई सेशन लेने का कोई नहीं है, वरना यूट्यूब पे जाके लेक्चर सुन लीजिए. अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही गूगल क्लासरूम पे, अब आपको समझ नहीं आई तो क्या किया गया है कि एकेडमी ने आपको काउंसलर असाइन किए हुए हैं. जैसे बाबर अली हैं, डॉक्टर निदा हैं, फैजान हैं, ये ऑलरेडी ही काउंसलर थे, अभी और भी आगे भी चल के ना आपको काउंसलर असाइन कर दिए गए. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, अगर आप लाहौर में हैं तो इनको इंडिविजुअली विजिट कर लीजिए, ऑब्वियसली SOPs को और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके अपने असाइनमेंट्स के साथ कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई तो मुझे बताइए. अच्छा, उसके बाद अगर आपको चीजें जो है ना, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है तो आप उनको कॉल कीजिए, यू कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन देम. ठीक है कि मेरे ये इश्यूज हैं, मुझे बताइए. तो इस तरीके करके हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स इंप्रूव करते जाते हैं, और जब बाय द एंड हमारा जो सेशन खत्म होता है तो सेशन के अंदर हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो चुकी होती है, हम पढ़ भी चुके होते हैं, हमें पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स भी आ चुकी होती है, हम इंग्लिश भी पढ़ चुके होते हैं. इंग्लिश तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, दोनों सब्जेक्ट में खुद ही पढ़ाता हूँ, और वो बिल्कुल स्क्रैच से ही पढ़ाता हूँ.
अब आप में से जो लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही है कि दे शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो स्क्वीज होता जा रहा है, 6-7 महीने रह गए हैं बाकी, तो वो मैं समझता हूं कि अभी ये ऑप्टिमम टाइम है स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज वी विल गेट लेट। अच्छा, अब आते हैं कुछ इंटरव्यू की बात करते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे, और थोड़ा सा उसके बाद फिर रिटर्न के बारे में कुछ और चीजें सेशन के बारे में आपको बताऊंगा एट द एंड, जो है ना हमारे साथ रहिए। अच्छा, अब ना इंटरव्यू की जब तैयारी करने आते हैं कैंडिडेट्स जो है, मुझे इतनी हैरानी होती है साइकोलॉजिकल के अंदर, एक साइकोलॉजिकल जब आपका होगा इंशाल्लाह आप लोग भी जाएंगे, तो आपको एक कमांड टास्क होता है, आपको एक लीडरशिप रोल दिया जाता है, आपको कहते हैं कि आप डिप्टी कमिश्नर हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं या सेक्रेटरी हैं या कुछ भी हैं आप, और आप ये कीजिए। अब क्या हुआ कि सीएसएस के सर्कल्स के अंदर एक नई चीज जो है ना, आई हैव क्वालिफाइड आईएसएसबी, आई हैव क्वालिफाइड सीएसएस मल्टीपल टाइम्स, क्वाइट अ कपल टाइम्स, मैं जो है ना वहां पे एक नई चीज सुनी कि कमांड टास्क के अंदर क्या वो कहते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हूं, तुम ये हो, स्टेक होल्डर्स डिफाइन कर दें और कमेटीज बना दें। उन्होंने तंग होके, ये एकेडमीज की चीजों से तंग होके उन्होंने लगा दिया, एफपीएससी ने लिख के कि डू नॉट असाइन एनी रोल टू एनीवन। अब मैं आपको रियल टाइम जो है ना एक बताता हूं, मेरी एक स्टूडेंट 2018 में वो जो है ना वो देने गई इंटरव्यू जो है ना अपना साइकोलॉजिकल, अब पैनल बैठा हुआ था, उसके सामने उन्होंने कहा जी, मैं जब वो उनसे लेने लगी सजेशंस, तो लोग लड़के ना कि मैं एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने कहा जेंटलमैन डू नॉट असाइन एनी रोल टू एनीवन बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, वो चुप हो गए और पैनल ने अप्रिशिएट किया, उस टाइम जो एफपीएससी का जो पैनल था वो भी आपका कमांड टास्क लेता, पैनल ने अप्रिशिएट किया उस लड़की को। उसके बाद लड़का आया और उसने आते ही कहा कि मैं ये हूं और आप ये हैं। पीछे से पैनल ने डांटा और उसका कमांड टास्क भी नहीं लिया, उसकी एलोकेशन भी नहीं की। मुझे समझ नहीं आती ये क्या प्रोग्रामिंग है कैंडिडेट रिटर्न की या किसी भी टीचर्स की, कोई भी जो है सो कॉल्ड यार, कि आपको एफपीएससी ने जो सर्टेन क्राइटेरिया बता दिया कि ये ना करें, ये डूज है ये डोंट्स हैं, उसके बावजूद क्यों करते हैं आप लोग? एससी की राइटिंग के बारे में एफपीएससी ने 4 एग्जामिनर्स ने बताया हुआ कि ऐसे लिखें, उसके बाद एनेक्डोट क्यों लगाना है? वो कह रहे हैं डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए, आप कहते हैं मैं फनल अप्रोच लगा दूं, वो कहते हैं डायरेक्टली स्टार्ट लीजिए, आप कहते हैं मैं एनेक्डोट लगा दूं, वो कहते हैं डायरेक्टली स्टार्ट लीजिए, कुछ जनरल टू स्पेसिफिक आ जाऊं। यार एफपीएससी पे अमल कीजिए, रिजल्ट भी आपको लोगों के बेहतर हो जाएंगे, जिंदगी भी आपकी आसान हो जाएगी और इतनी चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। जी, अपना अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा निदा एंड बाबर, और उसके बाद फिर हम आते हैं जी सेशन के बारे में कि हम कैसे लेके चलेंगे। इंटरव्यू के बारे में बताइएगा और आप बताइएगा कि कितने आपने स्टेक होल्डर्स डिफाइन किए और मेरे फाजिल दोस्त के साथ आपने जो है ना वो गपशप लगाई उसके अंदर जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर, या आप सिंपल रहे और सीधी सीधी बातें की और करके आ गए। जी, ओवर टू यू जी प्लीज। सर मैं अपने फाजिल दोस्त को यहाँ पे दावत कलाम देना चाहूंगा सर। बहुत शुक्रिया सर। जी जी देखिए, इंटरव्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है साइकोलॉजिकल, जिसके बारे में सर बात कर रहे थे, एंड द ट्रिक इज सिंपल, यू हैव टू बी वेरी सिंपल। जो आपको समझ आ रही है, जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, आप उसे फॉलो करें, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम गए, मेरे साथ जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे और जितने भी लोगों के साथ मैंने परफॉर्म किया, स्टेक होल्डर्स बनाना या इस तरह की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली सोचें कि आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपने उस चीज को कैसे डील करना है। और यही चीज हमें सर ने बार बार बताई और समझाई भी थी, दैट यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। मैंने 2 साइकोलॉजिकल दिए, पीएमएस का भी दिया, मैंने सीएसएस का भी दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों के अंदर आपको बाजुकात पता लग जाता है कि यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ द एग्जामिनर, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट सामने और आपके बैकग्राउंड में बैठे होते हैं। तो इट वाज ऑल वेल, क्योंकि आपने इस तरह के काम नहीं करने, आपने सिंपल रहना है और आपने उसी टेक्निक को, अप्रोच को लेना है। एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न, तो इंटरव्यू इट इज ए होलसम थिंग। सर हमेशा कहते हैं, सर का जो पहला फोकस होता है वो ऑब्वियसली हम रिटन क्वालिफायर्स होते हैं, या जनरली अगर कोई भी एक सीएसएस का एस्पिरेंट है तो उसकी नॉलेज बेस बहुत अच्छी होती है जनरली। तो उस चीज को आप रिकॉग्नाइज करते हुए सर का जो पहला फोकस होता था वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्पोकन, आपके जेस्चर्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन द की इज प्रैक्टिस। सर ने हमारे सर हमेशा क्लास में कहते थे कि आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू देने हैं। तो व्हेन आई वेंट इनटू द फाइनल इंटरव्यू, I was expecting कि tachycardia is so much normal, हर इंसान को होता है। वो बहुत थोड़ी सी एंजाइटी फॉर स्प्लिट सेकंड हुई और उसके बाद इट वाज ऑल नॉर्मल, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ग्रिलिंग से ऑलरेडी गुजर चुके थे। कॉन्फिडेंस का कोई मसला नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, हर एक के होते हैं, इट वाज ऑल ओके।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इंटरव्यू प्रेप में, स्पेसिफिकली आपका मोटिवेटेड रहना और आपका उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना कि मैंने किन एरियाज पे काम करना है, नॉलेज बेस में भी और पर्सनालिटी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर की ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने हमारा मोटिवेशन लेवल तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करते थे। हमारी जो आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप मेहनत कर ही रहे हैं तो आप क्यों ना मैक्सिमम मेहनत करें और मैक्सिमम अजर की उम्मीद रखें, मैक्सिमम दुआ मांगे, आप अपने आप से अच्छी उम्मीद रखें। तो ये वो बात थी जो सर का इतना कॉन्फिडेंस था अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, हम सब के ऊपर। वो कहते थे कि नहीं, यू विल लैंड इन टॉप पोजीशंस इंशाल्लाह, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड बाय द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके लिए आपने काम करना होता है। ओवर टू यू सर। अच्छा, मैं यहाँ से बात आगे लेके जाना चाहूंगा कि जिस तरह सर का अपने स्टूडेंट्स पे ईमान कामिल था कि ये परफॉर्म करेंगे। इवन इंटरव्यू की तैयारी में कभी अगर मैं ये लफ्ज यूज करता था ना कि आई होप सो, सर कहते थे नो आई बिलीव सो, आई डू नॉट होप सो। होप सो क्या होता है? यहाँ तक उन्होंने हमारे ऊपर यकीन रखा, यहाँ तक हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि इंटरव्यू वाज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइजेस जो हम यहाँ करते रहे। मैंने दिन में 3 इंटरव्यूज भी दिए हैं सर को, और सर का इंटरव्यू का तरीका और रिटर्न का तरीका दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं। दोनों में यही है कि प्रैक्टिस एंड अर्न दोज स्किल्स, लर्न दोज स्किल्स। मैंने फर्स्ट जहां भी जाता रहा, आई वुड नॉट नेम एनीवन एल्स हियर, मुझे वो चीजें अनलर्न करके जो राइट चीजें हैं रीलर्न करने में बहुत टाइम लग गया। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम मैं वापस ट्रैक पे आता। जो मिसगाइडेड गाइडेंस है, स्टूडेंट्स भी इसके मारे हुए होते हैं, इसके शिकार होते हैं, और उसका हल ये है कि असल से जुड़े रहें। एफपीएससी आपको जो चीज बता रही है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 99.9% ऑफ द एस्पायरेंट्स उनको पता भी नहीं होगा कि एफपीएससी ने हमें एसए के प्रॉपर फीडबैक ऑफ द एग्जामिनर दिया हुआ है कि एसए को किस तरह अटेम्प्ट करना है। वो अपनी उसमें लगे हुए होते हैं जो उन्हें बताया जाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जिस तरह हमने एफएससी क्लियर की, जिस तरह हमने बाकी एग्जाम्स क्लियर, दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम, उनकी तरह जो बताया जाएगा वही हम रिप्रोड्यूस कर जाएंगे और यही राइट तरीका है। ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स को अपना किबला खुद दुरुस्त करना होता है। यहाँ पे अकेडमीज और जो बाकी जो मेंटोर्स हैं वो अपने हिसाब से चीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द इंटरव्यू, जिस तरह मैडम ने बताया आपको इंटरव्यू के 2 पार्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल एंड इंटरव्यू। आई हैव गिवन 3 साइकोलॉजिकल एंड 3 इंटरव्यूज। पीएमएस का भी इंटरव्यू नहीं हुआ, सीएसएस के मैं 2 दफा साइकोलॉजिकल, 2 दफा इंटरव्यू दे चुका हूँ, एंड बोथ ऑफ माय एक्सपीरियंसेस वर पोल्स अपार्ट। खुद ही मुझे फील आ गई थी कि वहां मैंने क्या किया है और यहाँ मैंने क्या किया है। क्या हुआ था कि सर के पास आने में लेट हो गया पिछले एक्सपीरियंस में, और जो इंटरव्यू मेरे साथ हुआ वो मुझे पता है या सर को पता है या मेरे करीबी दोस्तों को पता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बीट रिटन बीट इंटरव्यू, बॉटम लाइन ये है, अगर आप वो स्किल्स अर्न करेंगे, you will land in good groups, you will land in good positions। लेकिन अगर आप उस तरह चलेंगे जिस तरह बैंड वैगनिंग हो रही है, जिस तरह सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, आप डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सेम अप्रोच अपनाने से। सब एक ही काम कर रहे होंगे तो कंपैरेटिव एग्जाम है ये, आप बाकियों से डिफरेंट पोजीशन नहीं ले सकते। आपको ज्यादा मुसीबत लेनी पड़ेगी अगर फजीलत अच्छी चाहिए तो दिस इज द बॉटम लाइन, बीट इंटरव्यू, बीट रिटन। जी 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 बाबा, थैंक यू जी। उस्मान पिन कर दीजिएगा वीडियो। जी उस्मान, मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा जी, अब हम करते हैं जी अपने सेशन की बात। सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है जी अभी नेक्स्ट वीक से, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। उस्मान पर अलाउ कीजिएगा। अभी उस्मान ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि जो नंबर्स हैं जिन पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या कौन से नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर जो है वो उस्मान वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। एक नंबर है 0333418411 और एक नंबर है 0300945655। उस्मान ये मैसेज भी कर देंगे आपको। अच्छा, जो सेशन जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मुझे वो लोग चाहिए जिनको हम ट्रेन कर सकें। वो लोग नहीं चाहिए जो कंप्लेन कर सकें। हम पीएम में गए थे तो हम जब जाते हैं तो हमें जो है ना वो माइल दौड़ना है, तो चाहे जो मर्जी हो जाए हमें करना है काम। जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग कंसिस्टेंट हैं, जो लोग कंप्लेन कम करते हैं काम ज्यादा करते हैं, वो हमारे पास आए तो वो करेंगे। होगा क्या, सेशन में क्लासेस होंगी और क्लासेस के बाद आपके रिटन टेस्ट होंगे, उसकी इवैल्यूएशन होगी, काउंसलर्स है, मैं हूं जी। उसके बाद जी आप लोगों ने हमसे बात करनी है क्या करने, किस तरह होगा। अभी तमाम सेशन जो है ओविंग टू कोविड पैंडेमिक जो है वो ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन भी हमने ओवर द टाइम हमने ऐसे बना दिए हैं। आपको बताया कि काउंसलर भी असाइन है आपको, वो आपके साथ अवेलेबल है, टीचर्स हैं आपके, वो आपके साथ अवेलेबल है। फिर आपकी गूगल क्लासरूम पे आपकी असाइनमेंट सबमिट हो रही है, आपकी डिस्कशंस हो रही हैं, आपकी फीडबैक क्लासेस हैं, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स हैं। तो वी विल हैव अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग। इट इज नॉट कि पहले मैंने पढ़ा दिया आपको, उसके बाद जी आप फिर मेरे पास आप टेस्ट देने आए। नॉट लाइक दैट। टेस्ट भी साथ है, और जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो फिर क्या होता है जी
कि क्लासेस जब खत्म होती हैं तो इंग्लिश के सिर्फ इंग्लिश एस्से और कंपोजिशन के 9 मॉक पेपर्स हैं, फुल लेंथ मॉक पेपर्स हैं। और उसके बाद जो है जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके एक तो क्लास टेस्ट हो गए, जब वो खत्म होंगे उनके जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। तो ये सेशन जो है हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल में ईद के फौरन बाद ही स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए उस्मान ने आपको नंबर बता दिए हैं जी। अभी जो है ना उस्मान इनके जो है ना वो जो है ना ओपन कीजिए, जो मैसेजेस हैं ओपन कर दीजिए ताकि ये क्वेश्चंस कर सकें। मैसेजेस ओपन कीजिए उस्मान, मैसेज ओपन कर दी ताकि ये क्वेश्चंस कर सके, फिर 1 बाय 1 फिर जो है ना कोऑर्डिनेट कर लेता हूं। ये उस्मान अलाउड हो गया? जी सर हो गए जी। क्वेश्चन अलाउ हो गए हैं जी। तो जो है ना उनको जो है ना कीजिए। सेशन 5 मंथ्स का होता है आई थिंक, उसके बारे में जी वो सारा कुछ बता देते हैं जी। वो जब खत्म होता है तो उस्मान आपको बताते हैं, वो उन पे करके पता कर लीजिए जी। आप अपने क्वेश्चन कीजिए इनसे जो है ना, इसके जो है ना आपके कोई एकेडमिक क्वेश्चंस है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो जो है ना उसके ऊपर बात कर लीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। देखिए अच्छा, न्यूज पेपर के बारे में जी न्यूज पेपर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं जी। जरा न्यूज पेपर के बारे में आप बताइए जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सब लोगों को पता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। पहले मेरा सुन लीजिए, उसके बाद इनका सुन लीजिए। न्यूज़पेपर जो है वो मैं जो हूं कभी भी जो है ना आपको ऐसे नहीं करता कि न्यूज़पेपर पढ़, उसका फायदा होता है बट मेरे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। वो जब पढ़ने का टाइम आता है तब पढ़ते हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ना अलग-अलग से तैयारी करनी होती है। अभी वी हैव टू प्रिपेयर एवरी सब्जेक्ट इन आइसोलेशन। उसको अलग सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको अलग प्रिपेयर करेंगे, उसकी चीजें हैं। अगर फर्स्ट कीजिए ऐसे की थीम्स की बात करें, डेमोक्रेसी, ये चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है ना हम उसके रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, मैं पढ़ा भी दूंगा। अब ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा? मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, मटेरियल भेजा, लिखवाया, इवैल्यूएट किया, फिर दोबारा लिखा, इस तरीके से करते हैं। तो ये तरीकाकार है। न्यूज़पेपर में एट द मोमेंट रिकमेंड नहीं करता जी। डॉक्टर निदा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए जो भी है, और जो बाबर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में। न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, अगर आपको लगता है कि आप हमेशा से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते रहे हैं और अभी दिन के 4-5 घंटे आप न्यूज़पेपर पे ही स्पेंड कर देंगे, फिर तो ऑब्वियसली जैसे सर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस मत दें, क्योंकि वो चीज़ इस तरह से तो नहीं आपसे पूछा जा रहा ना। न्यूज़पेपर में से तो सवाल नहीं आ रहे आपको। कुछ बेसिक इश्यूज, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स में से भी जो बेसिक इश्यूज चल रहे होते हैं, कोर इश्यूज 10 से 15, उन्हीं के ऊपर सवाल आते हैं और वो आप आखिरी 4 से 5 दिन में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी, जैसे कि मुझे थी। मैं हमेशा से बचपन से न्यूज़पेपर से इन टच रहती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जनरली मुझे पता होता है कि व्हाट इज गोइंग अराउंड, और वो चीज मुझे हेल्प करती रही। मैंने ये किया था कि न्यूज़पेपर के साथ बहुत ज्यादा होलिस्टिकली या रिलीजियसली मैंने उसको फॉलो नहीं किया था रिटन प्रेप में उसको, लेकिन मैं जरूर देख लेती थी, थोड़ा सा पढ़ लेती थी। आपके पर्सपेक्टिव ब्रॉड होते हैं, आर्गुमेंटेशन डेवलप होती है। लेकिन जो आखिरी 2-3 माह थे उसके अंदर चूंकि टाइम थोड़ा था, मेरे पास काम ज्यादा था, तो उसमें फिर मैंने न्यूज़पेपर को इतना एविडली पढ़ा नहीं था। मैंने सिर्फ आखिरी चंद दिनों में या उसको मैंने टाइम स्पेंड को थोड़ा सा मैंने यूं कर लिया था कि एवरी 4 to 5 डेज मैं कोई ना कोई करंट अफेयर का टॉपिक इख्तियार कर लेती थी, इस तरह से कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। और आखिरी 2-3 जो थे, आखिरी 1 महीने में 3-4 दिन मैंने इकट्ठे करंट अफेयर्स को दिए थे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा आपका, तो जरूर पढ़ें। वो आपकी पर्सपेक्टिव डेवलप करेगा, आपकी विजन को ब्रॉड करेगा और आपकी आर्गुमेंटेशन को, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, बहुत अच्छा ऑगमेंट करेगा और वो बहुत हेल्पिंग होता है। लेकिन अगर इफ यू आर नॉट बिल्ड दैट वे, तो फिर डू नॉट गो दैट वे, क्योंकि न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन जो आप सिंपली आपने पढ़ा होता है कि टॉपिक लेकर उसको तैयार कर सकते हैं, और वो उस तरह से करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हैंडल हो सकता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम सर की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ भी यही कहना चाहूंगा कि चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें। न्यूज़पेपर अगर जिस तरह डॉक्टर साहिबा की तरह अगर आप नो हाउ रखने वाले हैं, आपको इंटरेस्ट है कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है, उसको उस हद तक रखें। लेकिन उससे ऑब्सेस हो जाना, उस पर 5-6 घंटे लगा देना और फिर बाकी चीजों को टाइम ना दे पाना, तो ये तैयारी का सस्टेनेबल तरीका नहीं है। न्यूज़पेपर्स को पढ़ने का जो प्रॉपर पढ़ने का जो टाइम है, वो मेरे ख्याल में सितंबर, अक्टूबर या नवंबर है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब एग्जामिनर आपका पेपर डिजाइन कर रहा होता है। और इसका एविडेंस भी आपको मिल जाएगा, फैक्चुअल एविडेंस। आप क्वेश्चंस को गूगल करें, जो क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में आए हुए हैं आप गूगल करें,
यकीन करें वो क्वेश्चंस, इवन एसएस के टॉपिक्स, वो कभी आर्टिकल का टाइटल होंगे, कभी कोई न्यूज होंगे, उसको उठा के एग्जामिनर क्वेश्चंस बना देता है। वो भी यहीं से ही उन्हें भी आइडियाज आने हैं ना, उन्होंने भी यहीं से ही क्वेश्चंस बनाने हैं, वो कहीं बाहर से तो नहीं आपसे पूछ रहे। तो न्यूज़पेपर को उस टाइम पढ़ें जब पढ़ना उसकी जरूरत है, जब उसको पढ़ना जरूरत है। आप मार्च से लेकर जुलाई तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक डेवलपमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल अफगान पीस प्रोसेस है, एक डेवलपमेंट होती है, आपका सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आपके सारे नोट्स, आपकी सारी एफर्ट जाए हो गई और वो चीज पुरानी हो गई। अब मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स फोन करके या मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, सिंस आई हैव बीन इनटू दिस टीचिंग थिंग फॉर लास्ट 1.5 ईयर, तो पूछना सर करंट अफेयर्स के नोट्स बता दें, करंट अफेयर्स की बुक्स बता दें। जो चीज नोट्स या बुक्स में आ गई वो करंट तो ना रही, जो चीज करंट है वो करंट है, वो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग है, आप उसको, आपको न्यूज़पेपर और उससे ही मिलनी है, लेकिन उसको पढ़ने का टाइम कौन सा है, दैट इज मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर कर लें या दिसंबर कर लें, वो आप खुद देख सकते हैं कि कब कब एग्जामिनर पेपर डिजाइन कर रहा है, ताकि आप उन दिनों की जो हैपनिंग्स हैं उससे वेल वर्स हो सकें। न्यूज़पेपर से ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है, ये आप, इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत ज्यादा पड़ेगी, एटलीस्ट मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है। मार्च अप्रैल आप नो हाउ रखने के लिए कर लें, वैसे जरूरत नहीं है इससे ऑब्सेस होने की। जी ओवर टू यू सर। जी उस्मान पिन कर दीजिएगा। अच्छा जी, काफी लोगों ने पूछा है कि वो यार सेशंस मुख्तलिफ हैं। एक तो फुल सेशंस हैं जिन लोगों के लिए जो जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा भी हुआ, उनको नहीं समझ आया, तो उनके लिए सेशन जो फुल सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो लोगों ने अटेम्प्ट दी हुई है उनके लिए टेस्ट सेशन है, उसकी वैल्यूएशन है। हम तमाम लोग अवेलेबल होंगे। डॉक्टर इजा भी अभी आ रही है, उनकी एसटीपी भी हो रही है, तो वो शी इज यू नो कमिंग टू लाहौर, शी वुड बी हियर, डॉक्टर निदा वुड बी देयर, बाबर इज देयर, फैजान इज देयर, एवरी हाई अचीवर वुड बी देयर टू असिस्ट यू, टू मेक यू थ्रू। मैं तो हूं ही यहाँ पे, हम यहाँ पे होंगे आपके पास, और आपको जो है ना आपके पेपरों तक। हमारा ये है कि मेरे पास मैं करता क्या हूं कि जैसे मुख्तलिफ सेशंस चल रहे हैं, इस वजह से बच्चे फिल्टर होते जाते हैं, जो फिल्टर होना चाहते हैं वो फिल्टर होते जाते हैं, और एंड में मेरे पास 50-60 बच्चे बच जाते हैं जिनके ऊपर मैं खुद उनकी तैयारी कराता हूँ। आखिरी 2-3 में हमारा वो सेशन जो है, तो जो है ना वो एक स्पेशल सेशन होता है जिसके अंदर मैं उनको मॉनिटर कर रहा होता हूँ। एंड वी आर लाइक अ फैमिली। वो सुबह से आ रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी यही कर रहे थे, यहीं पे बैठे हुए हैं, खाने भी यहीं पे खा रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, लिख भी रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर उन बच्चों को जो सीरियस है। वो एंड में फिल्टर हो जाते हैं आखिरी 2-3 महीनों में, जो अभी से स्टार्ट होंगे फिल्टर होते जाएंगे। जो करना चाहेंगे मेरे साथ, हम उसके सेशन करेंगे। जो टेस्ट सेशन देना चाहते हैं वो टेस्ट दीजिए। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं 2 लाइनें लिख के दे दूं, अच्छा ये कर लिया, आइए डिस्कस कीजिए। अगर मैंने आपको 2 लाइनें लिख के दी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास आइए, बताइए कि पूछिए क्या है, मेरा मसला क्या है। डॉक्टर निदा के पास आइए, बाबर के पास आइए, हम सबके पास आइए, वी आर हियर टीचिंग यू। हमारे पास जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, उनके पास आइए कि क्या चीजें हैं। उनको कॉल नहीं आ सकते, कॉल कीजिए ऑनलाइन की वजह से, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, कोई आपकी असिस्टेंस नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों की जो लर्निंग है वो ऐसी हुई हुई है, क्लास में जाके बैठ गए भेड़ बकरियों की तरह। जैसे मुझे भी फील होता था, मैं चरने आया हूं, मैं चर के चला गया शाम को, मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मैंने भी किसी से नहीं पूछा, एंड दैट इज व्हाट। तो आप जो है, ये जो नंबर्स उन्होंने बताए हैं, मैं नंबर्स एंड में जो है ना रिपीट कर देता हूं जी। 0333 418-4111, 0333-418-4111, और दूसरा नंबर है 0300-945-6545, 0300-945-65। तो इन पे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको तमाम डिटेल्स बता देंगी। हमसे मिलना है, ईद के बाद आ जाइए, वो सेशंस की डिटेल्स वगैरह बता देंगी, चीजें कर देंगी। तो जिन लोगों ने पेपर दिए हुए हैं वो टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने फुल सेशन करना है वो कर लीजिए। और वैसे जिनको जो है ना कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीड राइट के हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर हमारे बाकी जो वेबिनार्स आते रहेंगे, हम आपसे दोबारा भी इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और स्टे ब्लेस्ड। रमजान का आखिरी असर चल रहा है, तो दुआ कीजिए अपने लिए, हमारे ऊपर भी, हमारे लिए भी। अल्लाह ताला आपको और हमें कोविड की आफत से महफूज रखे और पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जो है ना निदा एंड बाबर, एंड थैंक यू एवरीवन। जी उस्मान, जो है ना मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, तो उस्मान आप बाकी कर लीजिएगा। क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? बस खत्म कर दो।